हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपको फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जो कि विलेन है उसके एनसीईआरटी के अंकित प्रश्नों को। और पिछली क्लास में हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा था और आज हम वहीं से आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.7 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है दोनों अवयवों का, विलेय का कितना प्रतिशत है और विलायक का कितना प्रतिशत है, ये ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन, जो पहला है हमारे पास 25% विलयन और इसकी मात्रा कितनी दी है, इसकी मात्रा दी है हमें 300 ग्राम, 300 ग्राम। और दूसरा हमें दिया है 40% 400 ग्राम, 40% विलयन और ये क्या है 400 ग्राम है। तो इसको समझिए कैसे कैसे निकालेंगे। देखिए 25% विलयन का अर्थ है कि इसमें यदि 100 ग्राम हमारा विलयन होता तो उसमें 25 ग्राम किसका होता, विलेय का होता, 75 ग्राम किसका होता, विलायक का होता। तो विलेय की मात्रा हम निकालते हैं, तो यहां से निकालते हैं विलेय की मात्रा बराबर 300 का 25% निकालेंगे तो क्या गया 25 गुणा 300 बटे 100। तो क्या आ गया, कट जाएगा 0 0 0 0 25 75 ग्राम। यानी कि विलेय की मात्रा कितनी है, 300 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है 75 ग्राम। ठीक है, ऐसे इसमें निकाल ले 40% विलयन में, तो इसमें भी विलेय की मात्रा बराबर कितना है 40%, तो 40 गुणा कुल कितनी मात्रा है 400 ग्राम है, तो 400 बटे कितना आ गया 100, 0 0 0 0 4 चौक 16 यानी कि 160 ग्राम। तो पहले विलयन जो 300 ग्राम था उसमें विलेय की मात्रा 75 ग्राम, दूसरे विलयन जो कि 400 ग्राम है उसमें विलेय की मात्रा कितनी है 160 ग्राम। तो कुल विलेय की मात्रा दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 75 प्लस 160 यानी कि कितना हो गया 5 3 और ये आ गया 235 ग्राम आ गया हमारा। तो ये हमारा कितना निकल गया 235 ग्राम, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। अब देखते हैं जब इस 400 ग्राम और 300 ग्राम दोनों को आपस में मिला दिया तो विलयन की मात्रा कितनी होगी, तो लिखेंगे कुल विलयन की मात्रा बराबर 300 प्लस 400 बराबर कितना आ गया 700 ग्राम। अब देखते हैं 700 ग्राम में 235 ग्राम जो विलेय है वो कितना प्रतिशत है, तो लिखते हैं विलेय का मात्रा प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 235 बटे 700 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग मान निकल के आएगा 33.57%। इसका अर्थ है कि विलेय की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत है 33.57% के बराबर होगी। तो अब विलायक की मात्रा कितनी होगी, देख लेंगे विलायक की मात्रा प्रतिशत। तो विलायक कितने प्रतिशत होगा, सबसे आसान है 100 में से घटा दीजिए कितना 33.57, तो कितना आ जाएगा 100 में से घटाएंगे 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 दशमलव, फिर 9 में से 3 गया 6, तो इतने प्रतिशत 66.43% क्या होगा विलायक और 33.57% क्या होगा विलेय। तो इस प्रकार से हम उस विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों की द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.8 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र C2H4OH2 है, तो क्या है C2H4OH का होल ट्वाइस। और ये कितना दिया है एथिलीन ग्लाइकोल का हमारे को मान 222.6 ग्राम है। तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया जाता है। यानी कि विलायक कितना है, विलायक है 200 ग्राम।
200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया जाता है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक तो मोललता ज्ञात करनी है। सेकंड, यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर मोल हो, यानी कि घनत्व दे दिया 1.072 ग्राम पर मोल, घनत्व हमें दे दिया, तो क्या करना है, विलयन की मोलरता निकालिए। तो हमें एक क्या निकालना है, मोलरता, यह भी कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों, काफी आसान है। देखिए हमें दे रखा, एक हमें एथिलीन ग्लाइकोल ये दे दिया और एक विलायक दे दिया हमारे को। तो मोललता क्या होता है, मेन आप सूत्र पे ध्यान दीजिए। मोललता बराबर होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो हमने कहा यह क्या है, विलायक, जो कि हमारा क्या है, जल, और इसमें ये क्या है, हमारा विलेय, जो कि हमारा कितना दिया है, 222.6 ग्राम दिया हुआ है। तो अब यदि हम जल की मात्रा 2 किलोग्राम की जगह 1 किलोग्राम ले लें, या इसे किलोग्राम में परिवर्तित करें, तो क्या करूंगा, 200/1000 किलोग्राम आ गया। तो विलायक की मात्रा तो किलोग्राम में निकल गई। अब मुझे मोलों की संख्या निकालनी है, क्योंकि मैंने कहा क्या है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, यही है। तो विलेय के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम यहां पर निकाल लेते हैं। चूंकि मोलों की संख्या का सूत्र होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान, जो कि ग्राम में होता है, बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो किसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, C2H4OH का होल ट्वाइस इसकी निकाल रहे हैं। तो मोलर द्रव्यमान भी इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, लिखते हैं C2H4OH का होल ट्वाइस का मोलर द्रव्यमान, अब मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए ये किसके बराबर होगा, इसमें कार्बन के 2 ही हैं, हाइड्रोजन के 4 ये हैं और 2 ये हो गए। तो H के कितने हो गए, 6, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अब कार्बन के 2 हैं तो 2 गुणा कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12, या उसका मोलर द्रव्यमान होता है 12। ऐसे ही हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मोलर द्रव्यमान कार्बन के कितने 2, तो मैंने यहां लिखा 2, और कार्बन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना है 12, तो 2 गुणा 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने 6, तो 6 गुणा हाइड्रोजन के एक का द्रव्यमान कितना है, एक परमाणु का द्रव्यमान 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है 16, तो यहां लिख लिया 16। कैलकुलेट कीजिए, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, टोटल कितना आ जाएगा, यह आ गया 6 और 4 10 और 2 12, और ये आ गया 3 और 2 5 और 1 6, 62 आ गया हमारा मोलर द्रव्यमान इसका। तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल इसका द्रव्यमान हमारे को दिया है 222.6 बटे मोलर द्रव्यमान कितना निकला 62। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 262 में 222.6 में 62 का भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आएगी वही 3.59 आ जाएगी। तो मोलों की संख्या आ गई 3.59, ध्यान रखिएगा। ये इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या 3.59 मोल लिख लेते हैं, 3.59 बटे विलाय का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना गया 200 बटे 1000, 200 और बटे 1000 ऊपर चले गया, ये आ गया। तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 0 0 0 2 से सीधे काट दीजिए 5 बार, 5 की गुणा कर दीजिए, 5 दिन 45, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 तिया 15, 16 17, इतना आ गया। डेसिमल 2 के पॉइंट तो 17.95 हमारी क्या आ गई मोललता। तो ये हमारे मोल पर केजी। तो मोललता हमने ज्ञात कर ली। तो मोललता तो ज्ञात हो गई, अब हमें क्या निकालनी है मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो यानी कि मोलरता क्या होगी, इसको थोड़ा सा हम
दूसरे पेन से लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ध्यान रखिएगा। अब विलयन का आयतन लीटर में आप कैसे निकालेंगे इसको भी समझिए। अब विलयन का आयतन हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमने कहा चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहां से आयतन इधर और घनत्व इधर, तो क्या हो गया? आयतन बराबर हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व, इसके बराबर आ गया। अब हमें निकालना है विलयन का द्रव्यमान, तो लिखते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ऐसे तो निकालते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 222.6। क्या लिखेंगे? 222.6 प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना था? 200 ग्राम, तो क्या लिख लेंगे? 200। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 422.6 ग्राम। तो द्रव्यमान पता चल गया और घनत्व में दिया हुआ है। देखिए ये घनत्व हमारे को दिया हुआ है, तो अब आयतन निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? आयतन बराबर द्रव्यमान कितना दे दिया? 422.6 बटे आयतन कितना दे दिया? 1.072। अब ध्यान रखिएगा ये भी ग्राम पर मोल में है, ये ml में, मोल नहीं ml, मिलीलीटर में होता है ये घनत्व। तो ये ग्राम प्रति मिलीलीटर में है और ये ऊपर वाला भी ग्राम में है, तो आयतन जो निकलेगा वो ml में निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आयतन निकल के आता है, इसका जब भाग देंगे तो 394.2 मिलीलीटर आ गया। तो हमें किस में चाहिए? विलयन का आयतन लीटर में चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम वैल्यूज रखते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, हमने विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात की थी 3.59 बटे, अगला गया विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना निकला? इतना 394.2, लेकिन ये किसमें? मिलीलीटर में है, इसको लीटर में बदलना है क्योंकि यहाँ लीटर में, तो 1000 से भाग दीजिए। इसमें जो 1000 का भाग देंगे वो ऊपर चली जाएगा, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1000। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9.1 मोल पर लीटर, और यही हमारी क्या होगी? विलयन की मोलरता होगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बेसिक फार्मूले आने चाहिए। यदि बेसिक फार्मूले ये नहीं पता मोलरता वाला, यदि ये नहीं पता मोललता वाला, यदि आपको यह नहीं पता कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, तो परेशानी होगी आपको इन प्रश्नों को हल करने में। और अगर ये सब चीजें पता है तो समझी भी है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। आप करते जाएंगे तो देखिए कितना अच्छा आपका फ्लो बनता है मैथ्स में। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.9, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म CaCl3 से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है, यानी कि इसमें ज्यादा मात्रा है जिसके कारण कैंसर होने की संभावना है किसी नमूने में। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है द्रव्यमान में। इसने क्या कहा? संदूषण की मात्रा 15 ppm, साथ में क्या कह रहा है? द्रव्यमान में, इतनी है द्रव्यमान में। तो आगे क्या कह रहा है? इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत में, और सेकंड हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता। हमें क्या ज्ञात करना है? मोललता। क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, यह हमारे पास है। और दूसरा क्या चीज है? क्लोरोफॉर्म को किस में मिलाया गया है? जल में। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों? काफी आसान प्रश्न है। यदि आपको ppm पता है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि हम कहें 10⁶ 1 मिलियन के बराबर होता है, तो 1 मिलियन कोई हमारे पास अणु है और उसमें एक अणु किसी दूसरे तत्व का मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो इसने दिए हैं
15 ppm, इसको द्रव्यमान में लेना है। तो इसमें हम ले रहे हैं, यदि हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 की मात्रा बराबर मैंने ले ली 15 ग्राम। यदि CHCl3 की मात्रा हम कितनी ले लें, 15 ग्राम ले लें, तो हम कहेंगे विलियन की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलियन की मात्रा बराबर हो जाएगी 10⁻6 ग्राम के बराबर होगी। तो सबसे पहले निकालना है हमें द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम लिखते हैं चूंकि द्रव्यमान प्रतिशत किसी भी अवयव का द्रव्यमान होता है, उस अवयव की मात्रा, तो हम क्लोरोफॉर्म का निकाल रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म की मात्रा जो कि 15 ग्राम है, बटे किसकी मात्रा आती है, विलियन की मात्रा, यानी कि विलेय प्लस विलायक की मात्रा, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो किसके बराबर हमारे पास आएगी, 10⁻6। तो 10⁻6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये भी ग्राम में ही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है 15 बटे 10⁻6 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10⁻2, 10⁻6 ऊपर ले जाएंगे तो 15 गुणा 10⁻2 माइनस 6, यानी कि हो गया 15 गुणा 10⁻4। इसको थोड़ा, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में यदि व्यक्त करेंगे, तो 15 दशमलव यहां पर है, तो एक इधर की ओर दशमलव को खिसकाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। दशमलव इधर लेंगे तो घात में +1 कर देंगे, तो गुणा 10⁻4 + 1, यानी कि हो गया 1.5 गुणा 10⁻3। और ये क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं हम, किसका, क्लोरोफॉर्म का। ये किसका है, CHCl3 का द्रव्यमान प्रतिशत इतना होगा। तो पहला हमने निकाल दिया। सेकंड हमें क्या निकालना है, मोललता। अब मोललता क्या होता है, मोललता होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो यहां विलेय कौन है, CHCl3 बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ध्यान रखना ये हमेशा किस में लेते हैं, किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि हमारे पास सूत्र होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए CHCl3 के मोलों की संख्या निकालना है, तो CHCl3 का जो द्रव्यमान है वो कितना हमने लिया है, यहां पर आप देखिए ये हमने लिया है 15 ग्राम। CHCl3 की मात्रा कितनी है, 15 ग्राम। अब CHCl3 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, CHCl3 का मोलर द्रव्यमान बराबर, यहां आपको पता होना चाहिए CH और Cl 3 चीजें हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं कार्बन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 12, हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 1 और क्लोरीन के एक परमाणु का होता है 35.5। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब निकालते हैं कार्बन का, क्योंकि 1 है तो क्या लिखेंगे, सीधे कार्बन के हो गए 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस। हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा प्लस। क्लोरीन के 3 है तो 3 गुणा क्लोरीन का 1 कितना है, 35.5, तो 12 13 प्लस 3 के गुणा कर दें, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 3 3 9 10, तो कितना आ गया 106.5। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 106 में 13 जोड़ देंगे 119.5। तो मोलर द्रव्यमान कितना है, 119.5। तो द्रव्यमान कितना है 15, तो 15 में 119.5 का भाग दे दें तो जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो 0.125 आ जाएगा। तो सॉरी, मोलर हमारे पास मोलों की संख्या कितनी आएगी, 1.025। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब मोलों की संख्या इतनी आ गई CHCl3 के, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब दोबारा से आ जाइए, विलियन की मात्रा कितनी है, 10⁻6। तो विलायक की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, ये लिखेंगे विलायक की मात्रा बराबर विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा विलियन की मात्रा माइनस विलेय की मात्रा। विलियन की मात्रा कितनी है, ग्राम में कितनी है, 10⁻6, और विलेय की मात्रा कितनी है, केवल 15 है, 15 ग्राम है। तो 10⁻6 में से 15 घटाएंगे तो नियर अबाउट 10⁻6 ही आएगा, क्योंकि 10⁻6 की तुलना में 1 मिलियन की तुलना में 15 बहुत छोटी राशि है। तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 10⁻6 के बराबर है।
तो विलायक की मात्रा कितनी होगी 10 की घात 6 ग्राम। इसे किलोग्राम में बदलना है तो 10 की घात 6 बटे 10 1000। 1000 से भाग देंगे तो कितना आ गया 10 की घात 3 kg, इतना आ जाएगा। बस ये मान ऊपर की ओर रख देते हैं तो क्या आएगा मोललता, इस वाले में रखते हैं, क्या आएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकाली मैंने 0.125 0.125 बटे नीचे क्या विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो विलायक की मात्रा यानी कि द्रव्यमान केजी में 10 की घात 3 ये ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पास 0.125 गुणा 10 की घात -3। अब फिर साइंटिफिक नोटेशन में बदलेंगे इस प्रकार से कि आगे का जो अंक हो वो 1 से लेके 9.99 के बीच में होना चाहिए। तो दशमलव को एक स्थान इधर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 0 की जगह क्या लिखेंगे 1 पॉइंट, अब इधर की ओर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात, इधर लेंगे तो 10 की घात -3 प्लस -1 यानी कि कितना आ गया 1.25 गुणा 10 की घात -4। और ये हमारी क्या निकल गई मोललता, क्योंकि डेसिमल को इधर से इधर की ओर खिसकाएंगे तो घातें माइनस में जाती है, यानी कि एक स्थान लेंगे तो साथ में -1 जुड़ गई, तो 1.25 गुणा 10 की घात -4 मोललता होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.10 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार अल्कोहल एवं जल में एक विलयन में आणविक अनुन्य क्रिया की क्या भूमिका है। किस किस की, अल्कोहल एवं जल, तो हम कहते हैं अल्कोहल तथा जल। अब इनके विलयन में आणविक अनुन्य क्रिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आणविक अन्योन्य क्रिया का क्या अर्थ है, इस प्रश्न को समझिए। देखिए जो जल है और ये अल्कोहल है, ये जो प्रश्न है हमारा राउल्ट के नियम से संबंधित है। राउल्ट का नियम इस प्रकार से है कि जब किसी हम कह सकते हैं विलायक में कोई हम कह सकते हैं विलेय मिलाते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा विलायक होता है उसके आंशिक वाष्प दाब में कमी आ जाती है। लेकिन यह कमी तब आएगी, कब कमी आएगी, कब वाष्प दाब बढ़ जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विलेय तथा विलायक के बीच जो आणविक बंधन होगा वो किस प्रकार से होगा, वो विलयन बनने पर शक्तिशाली बनेगा या फिर वो दुर्बल बन जाएगा, इस बात पर आधारित होता है राउल्ट का नियम। तो हमने कहा जब अल्कोहल तथा जल की बात करें तो इसमें भी कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध। और अल्कोहल के अणुओं के बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। और हमने कहा था हाइड्रोजन बंध एक शक्तिशाली बंध होता है। तो जब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध है, इन दोनों को मैंने आपस में मिला करके क्या कर दिया, सीधे एक विलयन बना दिया, एक विलयन का निर्माण कर दिया। तो ये जो विलयन होगा इसके अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध एक प्रकार से टूटेंगे। तो विलयन में जो बंध बन रहा है या अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, दुर्बल। तो विलयन में अणुओं के बीच बल क्या हो जाएगा, दुर्बल। और यदि बल दुर्बल होगा तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि विलयन के अणुओं के बीच बल शक्तिशाली होता तो वाष्प दाब घटता, और अणुओं के बीच लगने वाला बल यदि दुर्बल होगा तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं परिणाम स्वरूप, क्योंकि बल दुर्बल लग रहा है, दो बातें होंगी, वाष्प दाब घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दुर्बल लग रहा है तो वाष्प दाब बढ़ता है। और जब वाष्प दाब बढ़ता है तो आप जानते हैं जो क्वथनांक होता है वह हमारा क्या होता है, घटता है। और ऐसी यदि मैं हिमांक की भी चर्चा कर दूं, हिमांक वो क्या होगा, बढ़ेगा।
ये सारी की सारी चीजें हमारी आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये किस नियम पर आधारित होता है? ये आधारित होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, आपको ध्यान वो ये कहता था ये मेरे पास एक विलायक है, ये क्या है? विलायक। जैसे इसमें मैंने बाहर से क्या मिला दिया? कोई विलेय मिला दिया। और विलेय कैसा है? यदि अवाष्पशील है, वाष्पशील, अवाष्पशील, तो विलेय यदि अवाष्पशील होगा, विलायक में मिलाएंगे जो कि वाष्पशील है, वाष्पशील है, तो इसके जो कंटेनर में जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे हम आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। ये हमारा राउल्ट का नियम होता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो इससे विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। और उसी सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं। जब वाष्प दाब में कमी आती है तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक घट जाता है, ये क्रियाएं होती हैं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां पर वाष्प दाब में कमी नहीं हो रही है, क्योंकि अणुओं के बीच, पहले अल्कोहल और जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध थे। जब इन्हें आपस में मिलाएंगे तो इनके हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, यानी कि ये बल दुर्बल बनेंगे। जब बल दुर्बल होंगे तो विलयन में अणुओं के बीच बल दुर्बल होगा, तो बल दुर्बल होने से वाष्प दाब बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, क्वथनांक घटेगा तो हिमांक बढ़ेगा। बिल्कुल जो हमने वहां रिजल्ट पढ़े थे उसका अपोजिट चीजें होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.11, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में मिलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? इसके कहने का अर्थ है यदि ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता, विलेयता ये कहता है हमेशा कम क्यों होती है? कम होती है। तो ये तो पता है हमें कम होती है, पर क्यों होती है इसको समझिए। होता क्या है कि जब हम किसी द्रव में कोई गैस मिलाते हैं तो वहां पर हमारी अभिक्रिया जो घटित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा हमने? जब गैस किसी द्रव में मिलाते हैं तो ये कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी क्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह लीजिए, अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ क्या हुआ कि ऊष्मा में, यानी कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये तो जैसे जैसे अभिक्रिया हम कह सकते हैं ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, यही तो बात है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यदि इस विलयन को गर्म ही कर रहे हैं तो गर्म करने से एक नियम होता है लाशातीय का नियम। लाशातीय का नियम यह कहता है कि जो साम्यावस्था होती है, यदि उस साम्यावस्था में कोई डिस्टरबेंस होगा तो जो गतिक होगी या गति होगी, जो केमिकल रिएक्शंस की जो गति होगी वो उस दिशा में होगी कि वह इस साम्यावस्था में जो असंतुलन आ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो यदि आप क्या करते हैं, अभिक्रिया के दौरान यदि द्रव में गैस मिली, आप उसको गर्म करते हैं तो पहले ही मिलकर के वो ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, तो आप उसमें और ऊष्मा डालोगे तो वो कोशिश करेगी कि क्या हो, अभिक्रिया घटित न हो। अभिक्रिया घटित न होने का अर्थ है वो चाहेगी कि गैस में द्रव न मिले। ऊष्मा गति की जो साम्य अवस्था है वो ऐसी दिशा में जाएगी जिससे कि वह कोशिश करेगी कि इस द्रव में इस गैस क्या हो, कम विलय हो, उसकी घुलनशीलता कम हो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने कहा यह कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। आप कभी भी देखिए, जब आप किसी जल को, किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। तो आप सोचिए वो बुलबुले हैं क्या? वो वास्तव में क्या है, द्रव में घुली हुई गैस है। जब आप गर्म करते हैं तो वो ताप बढ़ने के कारण उस द्रव में जो गैसें घुली हुई होती है वो बाहर निकलने शुरू हो जाती है, बाहर निकलती चली जाती है। तो वो अभिक्रिया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि
हम जब शुद्धिकरण करते हैं, जल का प्यूरिफिकेशन करते थे पुराने समय में घर में, तो सबसे अच्छा तरीका कहते थे कि जल को उबाल लो जी। उबालने से क्या होते थे, उसके बैक्टीरिया भी दूर हो जाते थे, और उसमें यदि कुछ गैसेस घुली हुई होंगी तो वो भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जो हानिकारक कुछ गैसें यदि होंगी भी तो वो भी बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है, द्रव में से विलेय जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.12, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताइए। तो हमें दो बातें बतानी है, एक तो हेनरी का नियम क्या है और दूसरा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कहां है, कहां लाइफ में ये यूज होता है। पहले समझते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, कई बार एग्जाम्स में एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि हेनरी का नियम किस चीज से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी का जो नियम है वह द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में होता है। क्या है, गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता के संबंध में हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया था कि कोई गैस किसी द्रव में कितनी अधिक घुलनशील है। इस बात को लेकर के हेनरी ने जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की, अपने जो प्रेक्षण करे, प्रयोग करे, उसके आधार पर उसने एक नियम प्रस्तुत किया था, उसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। और इस नियम के अनुसार किसी भी गैस की किसी भी द्रव में जो विलेयता होती है, स्थिर ताप पर, ध्यान रखिएगा ताप स्थिर रखना है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता वह उस द्रव पर लगने वाले या विलयन पर लगने वाले वाष्प दाब के या दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कहा मैंने, गैस की द्रव में विलेयता अनुक्रमानुपाती होती है किसके, दाब के। और यदि हम गैसों की द्रव में विलेयता को मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें तो हेनरी का नियम हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी गैस का किसी द्रव में या किसी गैस का किसी विलयन में मोल अंश जो होता है वह उस विलयन पर लगने वाले आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दोनों के दोनों हम कह सकते हैं नियम एक ही हैं हेनरी के। तो दूसरे नियम के अनुसार जो दाब होता है P, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसका, गैस का विलयन में मोल अंश, जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और वास्तविक नाम हमने इसका बताया था काई होता है। तो ये काई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो हम यहां पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, और क्योंकि हेनरी का नियम है इसलिए KH लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं हेनरी नियतांक, और साथ में हमारा काई यानी कि x आ गया। यही हमारा क्या होता है, हेनरी का नियम होता है। इससे हमें पता चलता है जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे किसी द्रव में गैस के घुलने की जो मात्रा होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा हेनरी का नियम हो गया। अब इसके आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग कि इसका कहां कहां पर हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है शीतल पेयों में, शीतल पेय पदार्थों में। आपने देखा होगा कभी कोका कोला या आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स की यदि बोतल लाते हैं या आप सोडा वाटर की बोतल लाते हैं तो आप यदि जैसे उसका ढक्कन खोलते हैं आप देखते हैं उसमें से वेपर बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, जब तक आप ढक्कन बंद रहता है वैसे तो ढक्कन जब बंद रहता है बोतल का उस समय तक बोतल के भीतर जो दाब होता है वो बहुत अधिक होता है। तो उसके अंदर CO2 गैस मिली हुई होती है। कौन सी गैस होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है उस शीतल पेय में। तो जैसे ही आप ढक्कन हटाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा वो गैस बाहर की ओर आता है, झाग के रूप में बाहर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि जैसे ही आप ढक्कन हटाते हैं उस बोतल के भीतर का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमने कहा क्योंकि गैस की द्रव में जो विलेयता है वो दाब के अनुक्रमानुपाती है, तो ढक्कन हटाया दाब कम हो गया, तो यानी कि अब गैस जो द्रव में घुली हुई थी वो कम घुलेगी, यानी कि वो क्या होगा, द्रव से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और वही झाग के रूप में हमें बोतल से आती हुई बाहर दिखाई देती है। तो यह हमारा क्या होता है, शीतल पेयों में इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड इसका यूज करते हैं, हमने आपको चैप्टर के बीच में बताया था कि जब कोई हम कह सकते हैं जब गोताखोर जो होते हैं समुद्र के नीचे गहराई पर जाते हैं, तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं समुद्र के जल के द्वारा मानव शरीर पर दाब लगाया जाएगा, और दाब लगाया जाएगा तो क्या होता है, हम श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन का। लेकिन हम जानते हैं वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में होती है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे होती है ऑक्सीजन, और 1% से भी कम हमारी क्या होती है, अन्य गैसें होती हैं। तो उन्हीं को जब सिलेंडर में भर करके गोताखोर अंदर की ओर जाते हैं पानी में, तो जैसे जैसे श्वसन लेते हैं तो उनके शरीर पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी चलती चली जाती है। तो
अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ने के कारण उनके ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, घुल जाती है। क्योंकि दाब ज्यादा है, जितनी अधिक गहराई पर हो जाएंगे उतना अधिक उनके ब्लड में हमने कहा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी। अब वो नीचे की ओर उन्होंने विचरण किया और जब वो ऊपर आने लगते हैं तो दाब कम होता है। दाब कम होता है तो उनके ब्लड में जो नाइट्रोजन घुली हुई होती है वह धीरे धीरे बाहर रिलीज होनी शुरू होती है। और रिलीज किस प्रकार से होती है, उसके अंदर क्या बन जाते हैं, कुछ बुलबुले टाइप के बन जाते हैं, जो कि जो वेन्स होती है, जो हमारी पतली पतली जो वेन्स होती है उनमें क्या हो जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं और वह काफी असहनीय दर्द उत्पन्न करते हैं। इस बीमारी को हम नाम देते हैं बेंट्स। क्या कहा था हमने, कौन सी बीमारी होती है, बेंट्स। अब इसको दूर कैसे किया जाए, इसको दूर करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो ले जाते थे, जिसमें हमने कहा मुख्य रूप से आपको पता है नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में रहती है, फिर ऑक्सीजन रहती है और उसके बाद अन्य गैसें रहती हैं। तो साइंटिस्टों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते थे उसको डाइल्यूटेड कर दिया। डाइल्यूटेड कैसे करा, उसमें उन्होंने काफी अधिक मात्रा में क्या मिला दी, हीलियम मिला दी। अब हीलियम मिला करके साथ में उसमें नाइट्रोजन थी, साथ में उसके ऑक्सीजन थी। जब वो नीचे जाते हैं उसके बाद जब वो ऊपर आते हैं तो उनको वह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती जो कि पूर्व में उनको झेलनी पड़ रही थी। तो क्या किया जाता है, बेंट्स की समस्या से निजात के लिए हीलियम मिलाया जाता है। नाइट्रोजन तो रहता ही है और ऑक्सीजन भी रहता है। हीलियम की मात्रा लगभग हमारी होती है 11.7 और या नियर अबाउट लिख लेते हैं, लगभग 12% ही होती है। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग 56% होती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है लगभग 32% होती है। तो जब इस मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में तो उनको बेंट्स की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.13, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। तो हमें क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया एथेन की मात्रा दे दी 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। 6.56 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, ये फर्स्ट केस में पहली स्थिति में है। और जो दाब है वह कितना है, 1 बार। और ये संतृप्त विलयन का निर्माण कर रहे हैं, इतनी मात्रा में क्या है, एथेन। अब सेकंड केस की बात क्या कर रहे हैं, सेकंड में ये कह रहे हैं कि यदि विलयन में 5.00 गुणा 10 की घात -2 ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब होगा। तो सेकंड स्टेज में इन्होंने क्या दे दिया, विलयन में एथेन की मात्रा दे दी 5.00 गुणा 10 की घात -2। तो एथेन की मात्रा है 5.00 गुणा 10 की घात -2 ग्राम एथेन। तो अब की बार हमें बताना है कि दाब कितना होगा, ये हमें बताना है। ये दाब है तो दाब को हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दाब को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो काफी आसान है। अभी हमने आपको किससे पहले जो नियम बताया वो आपको बताया हेनरी का नियम, और हेनरी का नियम आपको बताता है क्योंकि जो दाब होता है हेनरी के नियमानुसार जो दाब होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है गैस की द्रव में विलेयता के इसके अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं इस स्थिति में, ये मान लेते हैं द्रव्यमान है, क्योंकि ग्राम में है तो द्रव्यमान है ये m1, और इस स्थिति में जो दाब है वो कितना है, P1। दूसरी स्थिति में एथेन की जो मात्रा विलयन में घुली हुई है वो मान लेते हैं कितनी है, m2 है, और हमें दाब मान लेते हैं P2 को ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं चूंकि दाब अनुक्रमानुपाती होता है गैस की द्रव में विलेयता के, तो इस सूत्र से हम समझ सकते हैं P1 अनुक्रमानुपाती होगा किसके, m1 के। ठीक इसी प्रकार से P2 अनुक्रमानुपाती होगा m2 के। अब हमें क्या चाहिए, आप चाहें तो कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं, तो इसमें लिख सकते थे P1 बराबर Km1 और इसको लिख सकते थे P2 बराबर Km2। ये K कोई कांस्टेंट है, हमें तो P2 की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दीजिए। तो क्या आ जाएगा, मैंने लिखा P2 बटे ये वाला आ जाएगा P1 बराबर P2 का मान कितना है, Km2 बटे इधर क्या आ जाएगा, Km1 K से K कट गया, हमें तो P2 चाहिए तो P1 की यहाँ गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, P2 बराबर P1 गुणा साथ में आ जाएगा M2 बटे M1, क्या आ जाएगा, M2 बटे M1। वैल्यूज पुट कर लीजिए, P1 की वैल्यू कितनी है, 1 बार, तो यहाँ पर 1
गुणा m2 का मान कितना है, m2 का मान है 5.00 गुणा 10 की घात माइनस 2, 5.00 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे नीचे हमारा क्या है m1 है, और m1 की वैल्यू 6.56 गुणा 10 की घात माइनस 3, 6.56 गुणा 10 की घात माइनस 3। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो P2 का जो मान निकल के आता है वो 7.62 बार के बराबर आता है। आप इसे कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, जो आपका मान आएगा वही सही होगा, हो सकता है हमारे मान में थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो कैलकुलेशन आप खुद से जरूर कीजिएगा बच्चों। कैलकुलेशन में यदि कहीं पर कोई अंतर आता है तो वो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य है आपको प्रोसेस समझाना। तो मुझे लगता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें।